तो एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अकाउंटिंग गुरु में। आज की क्लास में हम क्या करने जा रहे हैं, हायर परचेज सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो जब हम हायर परचेज सिस्टम की बात करते हैं तो ये कुछ टॉपिक हैं जो कि आप लोगों को क्या करना है, पढ़ना है, जिनमें सबसे पहला कि आपको ये जानना पड़ेगा कि हायर परचेज होता क्या है, फीचर्स क्या होते हैं इसके। साथ ही साथ हमें हायर परचेजर और हायर सेलर की किताबों में जर्नल एंट्री को सीखना है, और फिर उसके बाद हमें कुछ ऐसे एडजस्टमेंट को सीखना है जिनके बिना आप जर्नल एंट्री कर नहीं पाएंगे। भाई होता क्या है कि बच्चे जर्नल एंट्री रट लेते हैं, और मैं आपको बताऊं ज्यादा से ज्यादा 6 या 7 एंट्री है। हायर परचेजर में भी 6 या 7 एंट्री है, सेलर में भी 6 या 7 एंट्री है, रट लेते हैं। लेकिन रटने के बाद भी उनका आंसर नहीं आता, उनका नंबर नहीं आता। अब कहोगे सर कहाँ है? इसका कारण ये होता है बेटा कि वो एडजस्टमेंट पे वर्क नहीं करते, और ये एडजस्टमेंट ही आपके जर्नल एंट्री का अमाउंट क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम लोग पहले क्या कर लेते हैं कि हायर परचेज को समझ लेते हैं कि हायर परचेज सिस्टम एक्चुअल में कहता क्या है और ये है क्या। देखो जरा ध्यान से, ये व्यक्ति जिसका नाम है सेलर, ये दूसरा व्यक्ति जिसका नाम क्या है आपका परचेजर। ये व्यक्ति जिसका नाम क्या है सेलर, और दूसरे व्यक्ति का नाम क्या है बाबू, परचेजर। अच्छा, सेलर का काम जान रहे हो, सेल करना। परचेजर का काम क्या है, परचेज करना। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया है कि सेलर अपने सामान को 2 तरीके से सेल करता है, एक होता है कैश सेल और दूसरा क्या होता है आपका क्रेडिट सेल। परचेज की बात करें तो सेम यही फंडा यहाँ पे भी अप्लाई होता है, यानी एक होता है आपका कैश परचेज, दूसरा क्या होता है आपका क्रेडिट परचेज। ठीक है, तो देखो कैश है तो कोई समस्या नहीं है। समस्या तब होती है जब हम लोग सामान उधार में खरीदते हैं या उधार में बेचते हैं। क्लास 11th की अगर हम बात करें तो एक चैप्टर आपने पढ़ा होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज। कितने लोगों ने पढ़ा है? हाथ उठाइए जरा। देखिए, अब मुझे मत कहिएगा कि सर आपने नहीं पढ़ाया है। अगर आप मेरे से क्लास 11 में पढ़े होगे तो मैंने पढ़ाया है, और अगर आप कह रहे हैं कि आपने नहीं पढ़ाया है तो आप क्लास के बाद हमसे मिलिएगा। हम आपके मस्तिष्क में कुछ ऐसे तत्वों को बताएंगे, डालेंगे, तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, तो वहां पे बिल ऑफ एक्सचेंज में भी यही सबसे ज्यादा समस्या किसमें होती थी, आपके उधार वाले में होती थी। हायर परचेज का भी जन्म किसकी वजह से हुआ है, उधार की वजह से हुआ है। ठीक है, लेकिन अब यहां पर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, समझिएगा जरा ध्यान से। जो सेलर है वो अपने सामान को उधार में बेच रहा है, और जो परचेजर है वो उस सामान को किस में खरीद रहा है, उधार में खरीद रहा है। लेकिन अंतर क्या है सर? अंतर ये है कि यहां पर जो परचेजर अमाउंट पे करेगा, जो परचेजर क्या करेगा, अमाउंट पे करेगा। जैसे सपोज करिए कि सेलर एक कार बेच रहा है। सेलर क्या बेच रहा है, एक कार बेच रहा है जिसका अमाउंट कितना है बेटा, 1 लाख रुपया है, जिसका अमाउंट कितना है, 1 लाख। परचेजर ने कहा भैया आपकी कार हमको खरीदनी है, कितने की? तो उसने कहा सर 1 लाख है, ज्यादा नहीं, मात्र 1 लाख, मात्र 1 लाख। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कहते हैं 99,999 मात्र। तो कुछ ऐसे भी तत्व तो आपने देखे होंगे, ठीक है, 99,999 वाले। तो परचेजर ने कहा भाई देखो मेरे पास यार 1 लाख रुपया तो नहीं है, अब बताओ। तो सेलर ने कहा कोई बात नहीं मालिक, कितना रुपया है आपके पास? तो परचेजर ने कहा मैं अपने आप को अगर अभी बेच दूं तो मेरे पास 20,000 रुपया है। तो सेलर ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की बात ही नहीं है, आप 20,000 लाओ, लेकर आओ और गाड़ी ले आओ। अब सवाल आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर क्या 20,000 में गाड़ी बिक गई? आंसर है नहीं बेटा, ये सेलर की चाल है। और सेलर की चाल क्या है, ध्यान से समझिएगा। सेलर ने कहा कि मालिक आप 20,000 रुपया हमको दे दीजिए, अभी हमको 20,000 रुपया क्या कर दीजिए, अभी दे दीजिए। परचेजर ने कहा ओके। तो आपसे मैं पूछूंगा कि जरा बताओ बैलेंस बचा कितना, आउटस्टैंडिंग बैलेंस बचा कितना?
अच्छा वाह, चलो सभी लोगों की मैथ अच्छी है, पता चल गया। 80,000 रुपया है, यानी 80,000 रुपया बचा। अब क्या किया जाए सर? सेलर ने कहा मालिक देखो मैं आपके लिए इतना कर रहा हूं, बदले में मैं भी कुछ कमाऊंगा। परचेजर ने कहा क्या कमाओगे सर? इसने कहा जो भी आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उस पे आप मेरे को थोड़ा सा ब्याज जोड़कर दे दिया करना। थोड़ा सा क्या जोड़कर दे दिया करना? ब्याज जोड़कर दे दिया करना। ये टर्म्स और कंडीशन में डिसाइड होगा। हम और आप ये डिसाइड नहीं करेंगे कि 10% है कि 5% है कि 20% है कि 30% है। या तो आपका क्वेश्चन आपको बताएगा, या तो जिस कंपनी में आप कार्य करेंगे एज अ अकाउंटेंट वो कंपनी आपको बताएगी कि कितना परसेंट आपको इंटरेस्ट क्या करना है, परचेजर से वसूल करना है। तो सपोज करिए यहां पे मैंने 10% इंटरेस्ट जोड़ दिया। मैंने 10% क्या कर दिया? इंटरेस्ट। इसको छोड़ दीजिए अभी 1 मिनट के लिए। मैंने कहा अभी इंटरेस्ट को 1 मिनट के लिए रोको। मैंने कहा ये जो 80,000 है इसको आप 4 बराबर किस्त में भुगतान करिएगा। इसको आप कितने बराबर किस्त में भुगतान करिएगा? 4 बराबर किस्त में भुगतान करिएगा। यानी जो आपकी पहली किस्त बनेगी वो कितने रुपए की बनेगी? 20,000। चलिए मेरी क्लास में रामानुज भी बैठे हैं, वाह पता चल गया। दूसरी किस्त कितने की होगी? 20,000। वेरी गुड। तीसरी किस्त कितनी की होगी? 30,000। 20? अच्छा अच्छा, मुझे सुनने में दिक्कत है। चलिए चौथी किस्त बता दीजिए। अच्छा मुझे बार बार 30 कहां से सुनाई पड़ रहा है? कोई है क्या जो धीरे से मूड़ी नीचे करके 30 बोल दे रहा है? नहीं ना? हाँ, तो ये अब ध्यान दीजिएगा। तो जो आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस बचा, जो आपका क्या बचा बेटा? आउटस्टैंडिंग बैलेंस बचा। उस आउटस्टैंडिंग बैलेंस को क्या किया जा रहा है? किस्तों के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है। लेकिन इन किस्तों पर आप 10% क्या पे करेंगे? इंटरेस्ट पे करेंगे। इन किस्तों पर आप कितना परसेंट इंटरेस्ट पे करेंगे? 10%। इन किस्तों पे जो इंटरेस्ट पे करेंगे फिर से 10%। कितना पे करेंगे? 10%। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर क्या 20,000 का 10%? क्या 20,000 का 10%? तो आंसर है नहीं बेटा। जो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करिएगा, कसम खाइए, पहले कसम खाइए, कसम खाइए, विद्या कसम, हाँ विद्या कसम खाइए कि जो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करिएगा वो हमेशा आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे कैलकुलेट करिएगा। किस पे बेटा कैलकुलेट करिएगा? आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करिएगा आखिरी तक। अब कहोगे सर ऐसे कैसे? मैं बता रहा हूं ऐसे कैसे। देखो तो पहले आपने 1 लाख में से 20,000 का भुगतान कर दिया तो बैलेंस बचा कितना? तो बेटा पहला जो इंटरेस्ट निकाला जाएगा वो किस पे निकाला जाएगा? तो 80,000 का 10% यानी कितना हो गया? 8,000। बताओ समझ में आया कि नहीं आया था? सर ये तो कोई भी बच्चा समझ लेगा, है ना? है ना? आप लोग वैसे ही इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। तो जो आप पहली किस्त का भुगतान करेंगे वो कितना रुपया करेंगे? देखो 20,000 तो देना ही देना है, 8,000 और जुड़ गया तो टोटल कितना देना है बेटा? 28,000। बताओ पहले में कोई समस्या? नो सर। अब सवाल आता है कि सर दूसरी किस्त में इंटरेस्ट कैसे निकालें? तो फिर मैंने आपसे क्या कहा कि आप आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे निकालिएगा। और एक बात और याद रखिएगा, ये तो आपका पॉइंट नंबर 1 है। देखिए दूसरा ध्यान दीजिएगा। ये जो 20-20 हजार है ना बेटा, मेरी बात सुनिएगा, ये जो 20-20 हजार है इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल अमाउंट। इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये तो पिंपल लिख दिया था मैंने। स्पेलिंग बताओ प्रिंसिपल की भाई। क्या बता देता है यार, तो उसे निक तो हम ही लिख लेते। चलिए ये आपको रुक जाइए, हमारा मन कह रहा है कैमरा घुमा दे इनकी तरफ। नीचे मुड़ी करके इंस्टाग्राम चलाने वाले बेशरम। हाँ तो क्या चला रहे हैं? समझ रहे हैं? अरे जा
बेटा ये जो 20-20 हजार है इसको हम कहेंगे बेटा प्रिंसिपल अमाउंट। कौन सा अमाउंट कहेंगे? हाँ। और ये जो बैलेंस 8,000 आ रहा है ना बेटा, इसको हम कहेंगे इंटरेस्ट अमाउंट। क्या कहेंगे बेटा? इंटरेस्ट अमाउंट। ठीक है। अच्छा, एक कमाल की और चीज बताएं, ये जो 28,000 आप भुगतान कर रहे हैं इसको कहेंगे इंस्टॉलमेंट अमाउंट। क्या कहेंगे बाबू? इंस्टॉलमेंट अमाउंट। अब ओ इंस्टाग्राम चलाने वाले बालक, अगर किसी ने आपसे पूछा हाउ टू कैलकुलेट इंस्टॉलमेंट अमाउंट, क्या फॉर्मूला होगा? बताना है। अरे हाँ, आंख के अंधों, ये देखो, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट नहीं हो गया है? गजब हो यार तुम लोग। तो अगर किसी ने पूछा इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला क्या है, तो आप बड़े गर्व से कहना कि सर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट अमाउंट। ठीक है। अब एक चीज और समझिएगा, तो पहला इंटरेस्ट आप लोगों ने निकाल लिया, अब दूसरा इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? इतना समझ में आया कि नहीं? पहले ये बताइए। इतना आ गया ना? अब एक चीज और सुनिएगा, प्रिंसिपल से हमेशा प्रिंसिपल घटेगा। प्रिंसिपल से हमेशा क्या घटेगा? प्रिंसिपल घटेगा। अब कहोगे सर ऐसे कैसे? अरे है भाई, ऐसे ही ऐसे है। ठीक है, प्रिंसिपल से हमेशा क्या घटेगा? प्रिंसिपल। यानी आपका देखो आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना था? आप कहोगे सर पहले टाइम में 80,000 था। आपने कितना प्रिंसिपल भुगतान किया? इंटरेस्ट छोड़ दीजिए एक मिनट के लिए, तो आपने इंस्टॉल प्रिंसिपल कितना पे कर दिया? 20,000। यानी जो दूसरा आउटस्टैंडिंग निकल के आया वो कितना निकल के आएगा बेटा? 60,000। यानी 60,000 का कितना परसेंट, यानी कितना इंटरेस्ट? 6,000। तो बताओ इस बार में सर 20 तो देना ही था, 6 और जुड़ के कितना हो गया? 20,000। और एक चीज कमाल की और बताऊं, हायर परचेज सिस्टम में डिक्रीज होता है, इंटरेस्ट आपका क्या होता रहेगा? डिक्रीज होता जाएगा। आप लोग जीवन में गाड़ी वही तो खरीदोगे ही हैं? जितनी बच्चियां बैठी हैं, हो सकता है कि पापा दे, ठीक है, तो गाड़ी वड़ी दें। अब गाड़ी या तो दें, क्या किस लिए देंगे, तो चेक कर लेना कि इंटरेस्ट सही से लगा है या इंटरेस्ट सही से नहीं लगा है। देखिए जो फ्रॉड होते हैं वो ऐसे चूड़ा देंगे आपको कि हाँ हाँ हमको तो चाहिए, अभी चाहिए, चाहे जितना किस ले लीजिए, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाइएगा आप लोग और इंटरेस्ट कैलकुलेशन चेक करिएगा। यकीन मानिएगा 10 से 12,000 का फर्क दिखेगा आपको जब आप सही से एग्रीमेंट को ध्यान से कैलकुलेट करके देखेंगे तो। नहीं तो वो ऐसे ही लगाएगा और आपको ऐसे ही देना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, आपको याद होगा 1 साल पहले मैंने वो कंप्यूटर फाइनेंस कराया था लगभग 80-80 हजार का। नॉर्मल मैं गया तो मुझसे उसने कहा कि आप पे 13% का इंटरेस्ट लगेगा, आप जो फाइनेंस करा रहे हो। मैंने कहा अरे यार 13%, पर्सनल लोन से ज्यादा। फिर हमारे एक परिचय में थे, हमारे साले साहब हैं, वो भी हैं कहीं थे, हैं कुछ, तो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा भैया परेशान ना हुआ, 13 से सीधा 7 पे आ गया वो बंदा। 13% से सीधा किस पे परसेंट पे आ गया? 7 पे। मैंने वही, आप ये सोचिए, अगर मेरे पास तो था इंफॉर्मेशन, मेरे पास तो लिंक था, इसलिए 13 से 7 मैं पहुंच गया, लेकिन जिनके पास नहीं होगा वो तो 13% हर बार देंगे ना। तो कैलकुलेशन इंटरेस्ट की आप लोग बहुत ध्यान से सीखिएगा, ठीक है। और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हमेशा किस पे निकाली जाएगी? आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे। और आउटस्टैंडिंग बैलेंस कैसे निकलेगा? सर प्रिंसिपल माइनस प्रिंसिपल, यानी आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल माइनस पेड प्रिंसिपल। क्लियर हो गया बेटा? अच्छा, तीसरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना होगा, कौन बताएगा? तीसरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस
देखो यहाँ पे 80 में से 20 गया था तो 60 बचा था। अब 60 में से अब आपने फिर से 20 का भुगतान कर दिया तो बेटा जरा बताओ कितना बचेगा, 40,000। यानी जब तीसरी बार आप इंटरेस्ट निकालोगे तो कितने पे निकालोगे बेटा, 40,000 पे। तो 40,000 गुणे 10% यानी कितना, 4,000। और ये किस्त इस बार कितना दोगे आप, 24,000। किस्त कितना दोगे, 24,000। एकदम यार बकाए शुरू हुए हो क्या। तो टूटा था तो कहाँ जरूरत है तोड़ने की। अरे चलो ठीक है, अगला बताओ, तुम ही बताओ। तुम बताओ चलो, अगला आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है, 2,000 माइनस करेंगे। अरे 2,000 वही नहीं होता, 18,000 का गैप बता रहे हो भैया। तो इस बार इंटरेस्ट कितने पे निकलेगा, 20,000 पे। यानी 20,000 का 10% यानी कितना, 2,000। और यहाँ पे कितना इस बार होगा, 22,000। बताओ बाबू समझ में आया कि नहीं आया। और इधर देखो आउटस्टैंडिंग बैलेंस, कुछ लोगों के अंदर होता है, ठीक है, उनका दिक्कत नहीं है, वो कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम है। चलो इतना समझ में आ गया भैया। अब एक चीज सुनो, मेरी बात सुनो। ये जो मैंने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया है, इस एग्जांपल से कुछ पॉइंट आप समझिए। जब आप पहली बार भुगतान करेंगे, जब आप क्या करेंगे, पहली बार भुगतान करेंगे, या जो भी सेल के टाइम भुगतान करेंगे, या जो भी आप एग्रीमेंट के टाइम भुगतान करेंगे, उसको कहा जाएगा डाउन पेमेंट। उसको क्या कहा जाएगा, डाउन पेमेंट। तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि जरा बताओ डाउन पेमेंट क्या होता है, तो आप सीधा कह दीजिएगा सर डाउन पेमेंट वो अमाउंट होता है जो कि एग्रीमेंट के टाइम पे किया जाए, या सेल या परचेज के टाइम पे किया जाएगा। देखो अगर सेल और परचेज बोलोगे ना तो कंफ्यूजन रह जाती है कि आप सेलर के हिसाब से चल रहे हो या परचेजर के हिसाब से चल रहे हो। तो आप सीधा बोल देना कि सर जो एग्रीमेंट के टाइम पे भुगतान किया जाता है, या जो क्रय और विक्रय के समय किया जाता है, वो आपका क्या कहलाता है, डाउन पेमेंट कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, डाउन पेमेंट कहलाता है। अब एक चीज और सुनिएगा। अच्छा, आपने इंस्टॉलमेंट अमाउंट सीख लिया, आपने क्या क्या सीखा, देखो मैं आपको बताऊं आपने क्या क्या जाना। आपने जाना कि डाउन पेमेंट क्या होता है, सही है कि गलत है। इसको क्या कहेंगे, पेमेंट एट अ टाइम ऑफ एग्रीमेंट, पेमेंट एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है, फिर आपने क्या जाना बेटा, फिर आपने जाना इंस्टॉलमेंट अमाउंट। फिर आपने क्या जाना बेटा, इंस्टॉलमेंट अमाउंट। इंस्टॉलमेंट अमाउंट कैसे निकलता है जरा बताएंगे, प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट प्लस कहां बच्ची, प्लस इंटरेस्ट। ठीक है। अच्छा एक चीज और जानिएगा, इसी में मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं। सर क्या बता रहे हो, मैं यहां पे लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा क्या लिख रहा हूं। मैंने लिखा हायर परचेज प्राइस, हायर परचेज प्राइस। सर ये कैसे निकलेगा, देखो इसको निकालने का एक बहुत सिंपल तरीका है। सर क्या है इसका सिंपल तरीका, ये है, पहला फॉर्मूला ये है, कैश प्राइस, क्या लिखा मैंने, कैश प्राइस प्लस ऑल, गड़बड़ाओ नहीं, तुम्हारे चक्कर में हम इंटरेस्ट लिखने वाले थे, इंस्टॉलमेंट लिख रहे हैं, बोलो ना, इंटरेस्ट अमाउंट, ऑल इंटरेस्ट अमाउंट। ठीक है बेटा, कैश प्राइस प्लस ऑल इंटरेस्ट अमाउंट। अब आप कहोगे सर इस क्वेश्चन में क्या आपका कैसे निकलेगा हायर परचेज प्राइस, तो एक बात बताओ, आपका कैश प्राइस कितने रुपए का था भाई, ओहो वाह 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 वाह, सामान कितने का खरीदा था बेटा, सामान था कितने का, ये जो देखो ये जो 1 लाख है ना, इसको कहेंगे कैश प्राइस, इसको क्या कहेंगे, कैश प्राइस। यानी जितने का सामान था, अगर आप तुरंत खरीदते पूरा भुगतान करते तो कितना करते, 1 लाख करते ना, तो कैश प्राइस कितना हो गया, 1 लाख।
ठीक, प्लस ऑल इंटरेस्ट अमाउंट। तो ओहो, कितना कितना भुगतान किया देखो, 8 6 4 2, जोड़ो जरा, 6 6 12, 12 8 20, यानी ये हो गया 20। तो बेटा आपका हायर परचेज प्राइस कितना आ गया, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अब एक चीज सुनिएगा ध्यान से, इस सेलर को हम कहेंगे हायर सेलर। क्या कहेंगे बाबू, हायर सेलर। इसको कहेंगे हायर परचेजर। क्या कहेंगे बेटा, हायर परचेजर। और इनके बीच में ये जो रिलेशन बिल्ट हो रहा है ना, इनके बीच में जो रिलेशन क्या हो रहा है, बिल्ट हो रहा है, उसी को कहेंगे हायर परचेज सिस्टम। क्या कहेंगे बेटा, हायर परचेज सिस्टम। यार एक बात बताओ, तो फिर इतना ताम झाम करने की जरूरत क्या है? जैसे सपोज करो तुम भगा के लड़की से शादी कर लिए, तो ना न्योता बांटने की दिक्कत, ना क्या कहते हैं अंगूठी, अंगूठी किसमें पहनाते हैं, सगाई, ना सगाई की दिक्कत, ना मेहंदी, ना हल्दी, ना डांस, ना ये ना वो। तो वही हाल है, जब पूरा भुगतान कर दिया तो इतना है। वो तो तुम्हारे पिताजी जब सूतेंगे ना तब पता चलेगा। फिलहाल समझ में आ गया? प्लीज नोट डाउन ऑल ऑफ दीज थिंग्स। चल जल्दी जल्दी नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत जल्दी नोट करिए। 1 मिनट में ऊपर कर दे रहा हूं। तो देखो आपका अगला पॉइंट क्या है, फीचर ऑफ अ हायर परचेज सिस्टम। आपके सामने कुछ फीचर मैंने दिया है, जिनमें सबसे पहला आपका एक बार पढ़ेंगे साथ ही साथ मेरे, और फिर उसके बाद हम इसको समझाते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है बेटा, कहता है पेमेंट इन द इंस्टॉलमेंट। तो जो कैलकुलेशन आप लोगों ने अभी अभी सीखी कुछ देर पहले, उसमें आप लोगों ने इंस्टॉलमेंट के बारे में सीखा था, जिसमें आपने कहा था सर इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस प्लस आपका क्या, इंटरेस्ट। आउटस्टैंडिंग बैलेंस प्लस आपका क्या, इंटरेस्ट। भाई सबसे पहला फीचर ही यही होता है कि जो हायर परचेज सिस्टम में हम भुगतान करेंगे बच्चे, वो कैसे करेंगे, किस्तों के माध्यम से करेंगे। और किस्त का मतलब होता है कि सर जहां पर ब्याज शामिल हो, जहां पर क्या हो, ब्याज शामिल हो। पॉइंट पहला समझ में आ गया बच्चे। दूसरा पॉइंट कहता है राइट टू यूज द गुड्स बाय द बायर। तो यूज का मतलब क्या होता है, प्रयोग करना। यूज का मतलब क्या होता है, प्रयोग करना। और इसका मतलब क्या है आपका, अधिकार। यानी सेलर परचेजर को सामान डिलीवर कर देगा। सेलर का मतलब हायर सेलर। जब मैं सेलर बोलूं तो आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, और जब मैं परचेजर बोलूं तो क्या आ जाना चाहिए, हायर परचेजर। ठीक है, बार बार नहीं बोलूंगा हायर सेलर हायर परचेजर, बस सेलर बोलूंगा तो आ जाना चाहिए दिमाग में। तो सेलर ने सामान परचेजर को ट्रांसफर कर दिया। लेकिन एक बात याद रखिएगा बेटा, सेलर ने ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की है। यहां पे सिर्फ मैंने अधिकार ट्रांसफर किया है। अधिकार और ओनरशिप में अंतर होता है। अधिकार और ओनरशिप में क्या होता है, अंतर होता है। आपने किसी को किताब दिया कि भैया लियो किताब लियो, 2 दिन बाद लौटाए देना, तो आपने मालिकाना हक भेज दिया या आपने सिर्फ यूज करने का अधिकार दिया है, यूज करने का ना। तो ओनरशिप अलग चीज है और राइट, आपका राइट टू यूज क्या है, आपका अलग चीज है। अब दिमाग में आ रहा होगा कि सर ओनरशिप नहीं ट्रांसफर की है तो कब करेंगे। तो बेटा ओनरशिप भी हम ट्रांसफर करेंगे, लेकिन कब करेंगे, टिल लास्ट पेमेंट। क्या लिखा मैंने, टिल लास्ट पेमेंट। यानी लास्ट पेमेंट जब तक नहीं होगा, जब तक लास्ट पेमेंट नहीं होगा। अच्छा लास्ट पेमेंट करेगा कौन, सर हायर सेलर, माफ करिएगा हायर परचेजर। जब हायर परचेजर सेलर को आखिरी किस्त का भुगतान कर देगा तो हम हायर सेलर से एनओसी ले लेंगे।
अब आप कहोगे सर जी ये क्या है? NOC इसको कहा जाता है नॉन ऑब्जेक्शनल सर्टिफिकेट। क्या बोला जाता है बेटा? नॉन ऑब्जेक्शनल सर्टिफिकेट। जब भी आप कोई भी सामान भविष्य में खरीदोगे, जब आप पेमेंट कर दोगे सारा का सारा क्या कर दोगे? पेमेंट कर दोगे, तो आप बैंक के पास जाइए और बैंक से कहिए मालिक मैंने आपका सारा भुगतान कर दिया है, अब आप मेरे को एक ठो NOC दे दो। NOC होने का फायदा क्या होता है? NOC होने का फायदा ये होता है कि आपके पास अब ओनरशिप आ गई है। आपके पास अब क्या आ चुकी है? ओनरशिप। और जब ओनरशिप आपके पास आ गई है तो आप उस गाड़ी को या उस सामान को आप किसी अन्य को भी क्या कर सकते हो? बेच सकते हो। यानी अगर वो NOC नहीं है तो यू आर नॉट द ऑनर, ये माना जाएगा अगर आप हायर परचेज सिस्टम में कार्य कर रहे हैं तो सेल हो जाती है थ्रू द एग्रीमेंट। वो थर्ड पार्टी सेल होती है, वो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे, परेशान ना होइए। उसको हम लोग थर्ड पार्टी सेल करते हैं। कभी कभी हायर परचेजर एबल नहीं होता किस्तों का आगे भुगतान करने के लिए, लेकिन सेलर को तो पैसा चाहिए ना, सेलर को चाहिए पैसा। तो सेलर के पास हम जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे कि मालिक भुगतान नहीं हो रहा है, तो कहेगा क्या करें? तो कहेगा मैंने एक बंदे को खोज लिया है, वो आपका भुगतान करेगा, लेकिन आप अब मेरा पिंड छोड़ दीजिए और पैसा किससे लीजिए? उस तीसरे पर्सन से लीजिए। वहां पे एग्रीमेंट बनेगा, वो बताएंगे अभी इस चैप्टर में, आगे लास्ट टॉपिक है वो। ठीक है, तो अभी बताओ NOC समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, तो यानी दूसरा पॉइंट कहता है राइट टू यूज द गुड्स बाय द बायर। दूसरा फीचर समझ में आ गया बेटा? तीसरा फीचर कहता है रिमेन, देखो लिखा भी है, सेलर रिमेन द ओनर ऑफ द गुड्स। कब तक? जब तक आखिरी भुगतान नहीं हो जाता। ठीक है ना? अच्छा, अगला पॉइंट, जैसे सवाल अभी आपने पूछा कि सर अगर भुगतान ना किया जाए तो, अगर परचेजर भुगतान ना करे तो बेटा उस केस में सेलर के पास कुछ राइट है। इसको हम राइट ऑफ सेलर कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? राइट ऑफ सेलर। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन द राइट ऑफ द सेलर। तो देखो सबसे पहला अधिकार कि भैया हम जो गुड्स आपको दिए हैं ना वो वापस ले लेंगे आपसे। हाँ, चाहे 3-4 किस्त दिए हो, मैं कहता हूं चाहे आपने सारी किस्त दे दी हो, खाली एक किस्त बाकी हो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्रीमेंट आप देखो, अगर कुछ नहीं, दूसरा पॉइंट पढ़ो तो, फॉर फीचर ऑफ द इंस्टॉलमेंट पेड। क्लास 12th में आपने एक चैप्टर पढ़ा था कंपनी अकाउंट में एक टॉपिक पढ़ा था फॉर फीचर ऑफ शेयर, जिसमें आप कहते थे कि जो शेयर होल्डर होते थे अगर कोई भी अनपेड हुआ तो कंपनी उस जब्त कर लेती थी पैसे को ना। सेम यही चीज यहाँ पे भी है, यानी हम सामान भी ले लेंगे, पैसा भी ले लेंगे और 2 कंटाप मारेंगे भी। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, इलीगल हो जाएगा वो। लेकिन खाली हम क्या करेंगे? सामान ले लेंगे, पैसा भी ले लेंगे, और मेरा दिमाग खराब हुआ तो हम केस भी कर देंगे। ठीक है, क्या लिखा है? राइट टू यूज फॉर द, ठीक है, हम कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? चलिए अगला, तो देखो क्या लिखा है? डिफॉल्ट मेड इन द पेमेंट ऑफ द इंस्टॉलमेंट। ये 3 चीजें होगी। अच्छा, अगला फीचर क्या है? ड्यूटी टू रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स डिलीवर टू द हायर परचेजर। सर ये क्या होता है? आओ एक एग्जांपल से समझाते हैं। बचपन में आप लोगों ने कॉमिक्स का नाम सुना है? कॉमिक्स मैं बचपन में खूब पढ़ता था। अरे ध्रुव की पढ़ता था, नागराज की पढ़ता था, हिंदी में डोगा की पढ़ता था। आप लोग सुने नाम? डोगा है ना। एक और आता था, बड़ा बढ़िया कैरेक्टर था मेरा, वो जंगल में रहता था, नाम नहीं याद आ रहा है मुझे यार उसका, है क्या? नहीं, मोगली, ये बच्चों वाली चीज नहीं करता था मैं, ठीक है, बताऊंगा, नाम नहीं याद आ रहा है। फिलहाल कहानी सुनो। एक बार मैं ऐसे अपनी कॉपी लेकर ऐसे बीच में कॉमिक्स रखकर बड़े आराम से ऐसे पढ़ रहा था मैं। मेरे पिताजी ने मुझे देखा, कहे आज लड़का हमारा सुधर गया है।
पढ़ रहा है, क्योंकि कभी तो देखा नहीं था पढ़ते हुए उन्होंने। 10 मिनट इधर उधर टहले, लड़के की नजर एकदम किताब पे। पापा भी कह रहे हैं यार इतना पढ़ रहा है। आधा घंटा कहीं गए बाहर, फिर लौट के आए तो भी हम लगे पड़े थे कॉमिक्स पढ़ने में। टारगेट होता था ना, खत्म करना है तभी नई कॉमिक्स आएगी। तो आधा घंटा बाद पापा ने मम्मी से कहा कि ये पढ़ बहुत ज्यादा रहा है। पापा पुलिस वाले हैं हमारे थे, तो पता नहीं क्या उनके मन में आया, उन्होंने ऐसे, मैं ऐसे पढ़ रहा था, उन्होंने ऐसे मेरी कॉपी ऐसे ली, कॉमिक्स गई गिर। कहे वाह वाह बेटा गजब पढ़ाई पढ़ रहे हो। मतलब सुताई तो हुई, लत्तम जुत्तम तो पड़े, कॉमिक्स भी फाड़ उठी। ठीक है, मार खाने का गम नहीं था, लेकिन कॉमिक्स फटने का गम था। रीजन कि लेता था मैं 1 रुपए में 1 दिन के लिए, और मुझे देना पड़ा था 40 रुपए। अब कहोगे 40 रुपए कैसे देना पड़ा? अरे भैया जिससे खरीदा था हमने रेंट पे, अब यार वो मेरे से क्या 1 ही रुपये में डील करेगा क्या? वो तो नहीं मेरे को चाहिए। तो हाँ नहीं, उस और ज्यादा कैसे ले लेंगे यार? अरे ठीक है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर हायर परचेजर के पास कोई सामान आ रहा है तो उसको रीजनेबल केयर करना पड़ेगा, और केयर उसी हिसाब से करना पड़ेगा जिस हिसाब से एक मालिक अपने सामान की क्या करता है, केयर करता है। और अगर आप ऐसा नहीं करते, तो अगर हायर सेलर को पता चला और आप पेमेंट भी नहीं कर रहे हो टाइम पे, तो बेटा वो तो केस करेगा ही करेगा आपके ऊपर। ठीक है, ऐसा नहीं कि किस्त भी बाउंस कर दो, सामान भी तोड़ फोड़ दो और लौटा दो उसे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। इसीलिए लिखा है अगला पॉइंट, कहता है ड्यूटी टू द रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स डिलीवर टू द हायर परचेजर। समझ में आ गया बेटा? तो ये कॉमिक्स वाला एग्जांपल समझ में आ गया। घटनाएं कभी कभी फीचर बताने समय यूज होती हैं। चलिए नोट डाउन कर लिया सबने? चलिए, नॉन ऑब्जेक्शनल सर्टिफिकेट, एनओसी का फुल फॉर्म है। कोई सवाल मन में? कुछ भी नहीं? चलिए फिर, अच्छा नेक्स्ट क्लास में हम क्या सीखेंगे? नेक्स्ट क्लास में बेटे हम जर्नल एंट्री के बारे में सीखेंगे। जर्नल एंट्री रिलेटेड टू द हायर परचेजर एंड हायर सेलर। ठीक है, आई होप आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। और कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है उस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे अकाउंटिंग गुरु ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे कल, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय भोलेनाथ, जय महादेव। तुम लोग ना केस करवाओगे मेरे ऊपर किसी दिन। हाँ नहीं, लॉ में नहीं है। अरे तो ठीक है, नहीं मान गए, हमारी क्लास में भी केजरीवाल हैं।